ऐतिहासिक व्यापार समझौता भारत अमेरिका डील से देश की आर्थिक रफ्तार को लगेगी नई उड़ान, सीएम धामी का बड़ा बयान। अल्मोड़ा में एक देश एक चुनाव की गूंज, युवा मोर्चा ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर मांगा जन समर्थन। घोषणाओं पर सियासी महाभारत, सीएम धामी की 3,827 घोषणाओं पर छिड़ी जंग, विपक्ष ने उठाए सवाल। देहरादून वालों को बड़ी राहत, अब 15 फरवरी तक हाउस टैक्स पर मिलेगी 20% की भारी छूट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को देश के लिए ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की जनता की ओर से बधाई दी है। बता दें, मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा है कि इस समझौते से भारत वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगा तथा देश के आर्थिक विकास को नई गति भी मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से भारत के लिए अनेक नए रास्ते खुलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश की स्थिति और सशक्त होगी। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि इस समझौते के तहत तो पहले लगभग 50% तक रहने वाला टैरिफ घटकर करीब 18% तक रह जाएगा, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उद्योग, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को भी इसका फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में उत्पाद निर्माण करने वाले उद्यमियों और कारोबारियों के लिए यह समझौता बड़े अवसर लेकर आया है और ये निर्णय देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश के बहुत ऐतिहासिक डील हुई है और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के जो अपने ट्रेड्स हैं उन सभी को विश्व के बाजारों में, अमेरिका के, यूएस के बाजार में उनको जो है विपणन का मौका मिलेगा और इससे निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो वार्ता हुई है उससे अनेक रास्ते खुलेंगे। 50% से सीधे टैरिफ 18% पर आ गया, जिससे हमारे किसानों को भी लाभ होगा। रुक करते हैं अगली खबर का, और खबर है अल्मोड़ा से। बता दें, जहां एक देश एक चुनाव के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज स्थानीय चौहान बाटा में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। इस अभियान से बता दें बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग भी लिया और आम लोगों से भी समर्थन मांगा है। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर एक देश एक चुनाव के पक्ष में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन भी किया है। साथ ही इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश न्याल भी वहां पर मौजूद रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि एक देश एक चुनाव से बार बार होने वाले चुनावों पर आने वाले भारी आर्थिक बोझ भी कम होगा। इसके साथ ही प्रशासनिक और राजनीतिक समय की भी बचत होगी, जिसे विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। उन्होंने आगे ये भी साफ किया कि लगातार चुनावों के कारण विकास योजनाएं प्रभावित होती हैं, जबकि एक साथ चुनाव होने से देश के विकास को आगे गति भी मिलेगी। कार्यकर्ताओं ने इस पहल को लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी बताया है और इसे देशहित में जरूरी भी करार दिया। चलाने का मेन विषय यह मोर्चा का ये कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके तहत हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक साथ
एक समय पर चुनाव किए जाए, जिससे कि हमें आर्थिक रूप से जो बोझ है और समय की महत्ता को देखते हुए जो हमारा इतना समय लगता है, हमारी विकास कार्य मुझसे बाधा आती है और रूटीन कार्य हमारे रुक जाते हैं, विकास को लेकर जनता भी परेशान होती है। हम चाहते हैं कि सभी के लिए एक साथ रह के एक बार एक देश में एक ही साथ चुनाव हो, जिससे हमारे सभी को सहूलियत भी होगी, बार बार हमें मतदान कराने की और ये इलेक्शन प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे कि हमारा समय बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज हस्ताक्षर अभियान और मानव श्रृंखला अभियान चलाया, जिससे इस देश की जनता को हमारे इस वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभियान है इसके महत्व को जनता तक पहुंचाना और हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाने का कार्य हम करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन जो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं और पूरे देश में जो कि एक मुहिम चली है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, और जिससे कि अनेकों प्रकार से जो आर्थिक बोझ सरकार पे पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारा समय बर्बाद होता है, ये चुनाव में जो हमारा समय लगता है, उसकी जगह पे हम वो समय विकास की ओर पाए। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को लेकर शासन स्तर पर भी लगातार समीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप यह भी है कि इनका असर जमीनी स्तर पर कम दिखाई देता है। आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी अपने कार्यकाल में अब तक कुल 3,827 घोषणाएं कर चुके हैं, जिनमें से 2,315 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर अब हमलावर है और घोषणाओं के क्रियान्वयन पर लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है। वहीं बता दें, सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज भी कर दिया है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने यह साफ कहा है कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रदेश और जनता के हित में की गई सभी घोषणाएं चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए पहले आधारभूत कार्य, स्वीकृतियां और प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं, जिसके कारण कुछ योजनाओं में समय लगना स्वाभाविक भी है। प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री धामी स्वयं अपनी घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हैं और इसी का परिणाम है कि अब तक 80% से अधिक घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि विपक्ष की राजनीति आरोप लगाने तक सीमित रह गई है और सरकार की जनहितकारी योजनाओं को गलत तरीके से पेश करना उनकी अब आदत बन चुकी है। मंत्री ने पिछले 4.5 सालों में लगभग हजारों घोषणाएं की हैं, ये आप भी कह रहे हैं, लेकिन वो घोषणाएं धरातल उतर क्यों नहीं है? अब कागजों में कहा जा रहा है कि 2000 के लगभग घोषणाएं पूरी हुई हैं, लेकिन ये कागजों में ही पूरी हुई है, धरातल पर ये घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। ये तो कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी जो है बार बार केंद्र का मुंह देखते हैं। राज्य पे कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि आम आदमी उस कर्ज के बोझ तले दब गया है। कहां से जो है विकास की योजनाएं पूरी होंगी? ये केवल कोरी घोषणाएं हैं, कोरे दीवा सपने हैं जो जनता को दिखाई दे रहे हैं। हकीकत ये है कि केवल जो है घोषणाएं हो रही है, लेकिन धरातल पर कहीं काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें, अगर आपने अब तक अपने भवन का हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो अब आपके पास 20% की भारी छूट के साथ भुगतान करने का एक और मौका है। बता दें, नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 15 फरवरी कर दिया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए ये भी बताया और बता दें, आवासीय और वाणिज्यिक दोनों तरह के करदाताओं के लिए ये अंतिम अवसर है। इसके लिए निगम द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में विशेष कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 15 फरवरी के बाद टैक्स जमा करने वालों को न केवल इस छूट से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही निगम, आपको बता दें, नगर निगम आयुक्त ने सभी शहरवासियों से अपील भी की है कि वे इस बढ़ाई गई अवधि का लाभ उठाएं और समय पर अपना कर जमा कर दंड से बचें। देखिए, जो हमारे भवन कर के करदाता हैं जिसका फीसद है, इन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम के द्वारा 20% की छूट का प्रावधान किया गया है।
और सभी से लगातार अपील की जा रही है व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से भी संबंधित करदाताओं को सूचना पहुंचाई जा रही है, प्रेषित की जा रही है कि उनका कर देर है और इसको वो शीघ्र अतिशीघ्र नगर निगम में जमा करा दें। इसके लिए तकनीक के माध्यम से व्हाट्सएप पर ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है। जो ऐसे करदाता है जो कि निगम में स्वयं आकर के इसको जमा नहीं कर सकते, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा को लेकर धामी सरकार ने एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। राज्य में अब आपको बता दें, मदरसा बोर्ड का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त होने जा रहा है। आगामी जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड का विलय अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में कर दिया जाएगा। साथ ही अब राज्य के सभी मदरसे और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसी प्राधिकरण के नियमों के तहत काम भी करेंगे। अल्पसंख्यक विभाग के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते आपको बता दें, उन्होंने ये भी बताया है कि ये प्राधिकरण पूरी तरह गठित हो चुका है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों को शामिल किया गया है। खास बात यह भी है कि अब उत्तराखंड के सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबंध होना अनिवार्य होगा। सरकार का तर्क है कि इस नई व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को एक समान और पारदर्शी मंच भी मिलेगा। उत्तराखंड इस तरह का एकीकृत प्राधिकरण बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही अब किसी भी नई संस्था को अल्पसंख्यक दर्ज के लिए इसी प्राधिकरण के सख्त मानकों से गुजरना होगा। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन हो चुका है। इसके जो सदस्य है 12 मेंबर इस प्राधिकरण में नियुक्त किए गए हैं। इसमें 6 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से है। इसमें उत्तराखंड में पारसी समुदाय का कोई व्यक्ति इसमें यहाँ स्थायी निवासी भी नहीं है, यहाँ पर रहते भी नहीं है, तो इसलिए मुस्लिम समाज के 2 जो प्रोफेसर है, शिक्षाविद है, उनको तरजीह दी गई है इसमें। तो ये प्राधिकरण ऑलरेडी गठित हो चुका है। यहाँ पे उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा संस्थान हैं उनके अंतर्गत उनकी धार्मिक शैक्षिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और साथ ही में जो संवैधानिक उनके अधिकार है उसका क्रियान्वयन करने के लिए ये प्राधिकरण का गठन किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को गैरसैंण में आपको बता दें प्रस्तावित बजट सत्र के आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान गैरसैंण में 9 मार्च से 13 मार्च तक होने वाले बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चाएं भी की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समय से सभी तैयारियों को पूर्ण करने की बात भी कही है। साथ ही बैठक में सत्र आयोजन से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं, सुरक्षा व्यवस्था हो, यातायात प्रबंधन हो या आवास, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ सफाई, संचार व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक विभागीय तैयारियों की विस्तार से समीक्षा भी की गई है। बता दें, जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित भी किया है कि विधानसभा सत्र के सफल आयोजन हेतु सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने की बात कही है। बैठक में पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संस्थान, विद्युत विभाग, नगर पंचायत सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने प्रतिभाग भी किया है। साथ ही अपनी अपनी तैयारियों की जानकारी भी साझा की है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमित निरीक्षण करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण की जाएं ताकि बजट सत्र का आयोजन सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गौरव कुमार। देखिए, जो बजट सत्र होना है, ऐसी संभावना है कि मार्च के शुरुआती हफ्ते में हो जाएगा और उसके लिए हमारी सारी तैयारियां की जा रही हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट हो, रहने खाने के अरेंजमेंट्स हो, सुरक्षा व्यवस्था के अरेंजमेंट हो, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आपको बता दें अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में अस्थि विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें बृहस्पतिवार को हरिद्वार से इस धार्मिक और भावनात्मक कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत भी की गई। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर गंगा तट पर विधि विधान के साथ अजित पवार की अस्थियों का विसर्जन किया गया है।
इस अवसर पर आपको बता दें, एनसीपी की यूथ विंग और राष्ट्रीय युवक कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में समर्थक भी वहां पर मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि सभाएं भी आयोजित की गई हैं, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अजित पवार के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद भी किया है। साथ ही राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने यह भी बताया कि ये विसर्जन केवल हरिद्वार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि काशी, रामेश्वरम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश सहित देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों की पवित्र नदियों में भी किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि यह आयोजन दिवंगत नेता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक प्रतीक भी है। गौरतलब है कि 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में हुए एक दर्दनाक प्लेन क्रैश हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया था। उनके असमय निधन से राजनीति जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। और लाखों लोग उनके असमय जाने से बहुत दुखी हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि अजीत दादा पवार, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र का विकास किया था, वैसा नेता महाराष्ट्र में अभी तक कोई नहीं हुआ। इसलिए सभी भावुकता के आधार पे सब लोग चाह रहे हैं कि अजीत दादा का नाम हर उस चीज़ में दिया जाए जिससे लोगों का कल्याण हुआ हो। लाड़की बहन योजना से लाखों हमारी बहनों को आधार मिला है, इसलिए सभी लोगों का मानना है कि उनका नाम मिलना चाहिए और सभी हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं की भी यही इच्छा है। बुलेटिन में रुक करेंगे अब अगली खबर का। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय भव्य समारोह का दूसरा दिन आज श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार नजर आया है। आपको बता दें, गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की समाधि और मूर्ति स्थापना के अवसर पर देश भर से संत, महात्मा और कई राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु बाबा रामदेव बाबा, आपको बता दें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपको बता दें सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार की उपस्थिति ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया है। मंदिर परिसर में पूरे दिन भजन, मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं की आस्था का अनूठा संगम भी देखने को मिला। आयोजनों को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह सतर्क भी नजर आया। साथ ही सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए और पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती के साथ हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। वो डॉक्टर साहब को सुनना कभी नहीं मिलता। बहुत ही वैज्ञानिक बात, कोई बहुत ही सटीक और सावधान आदर के साथ मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का परिचय इस रूप में कराना चाहता हूँ। इस देश में एक अप्रतिम विचारक ये कहना चाहूंगा कि वे आए सम्मान के लिए अविनाश पटेल और गीता बहन पटेल अलग अलग जगह के सहयोग से आज हमारे इंग्लैंड के 2 आश्रम में रुक करेंगे अगली खबर का, और खबर है हैदराबाद से, जहां बता दें आयोजित देश के प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। उत्तराखंड के सीईओ नागरिक उड्डयन आशीष चौहान ने यह भी बताया है कि यह सम्मान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार की प्रभावी एविएशन नीतियों का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ साथ 4 धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने में एविएशन सेक्टर का प्रभावी उपयोग किया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली सेवाओं का विस्तार, हेलीपोर्ट और हेलीपैड का विकास, यात्रियों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन सेवाओं में हवाई संसाधनों का बेहतर उपयोग उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं आशीष चौहान।
तो हैदराबाद में उत्तराखंड को मिला बेस्ट स्टेट अवार्ड, जिसके बाद सभी तरफ खुशियों की लहर भी देखने को मिली। साथ ही धामी के लिए हेली सेवाओं का विस्तार भी किया गया है। आपातकालीन सेवाओं में हवाई संसाधनों को बेहतर उपयोग होगा, इससे इसका अकाल रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल के भवाली में एक नाबालिग लड़की से दुराचार की घटना सामने आने के बाद भवाली में हिंदूवादी संगठनों में काफी रोष की स्थिति है, जिसे लेकर आज सुबह विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आपको बता दें कोतवाली का घेराव करने के साथ ही बाजार में जुलूस निकालकर रोष प्रकट भी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी युवक दूसरे समुदाय का है, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण है। स्थानीय लोग इस लव जिहाद से इसे जोड़ रहे हैं। वहीं मामले में एसपी जगदीश चंद्रा का यह भी कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोप के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी किया गया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। साथ ही आरोपी साहिल निवासी आपको बता दें टमटयूडा है, भवाली में टैक्सी का काम करता है और पिता दर्जी का काम करते हैं। नाबालिग के परिजनों ने बुधवार 4 फरवरी की शाम कोतवाली में मामले की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इधर बृहस्पतिवार को हिंदूवादी और अन्य संगठनों ने कोतवाली में पहुंचकर फांसी की सजा देने की मांग भी उठाई है। लोगों के अनुसार नाबालिग गर्भवती है। 4 फरवरी को कोतवाली भवाली में स्थानीय जो अस्पताल है वहां से एक पीआई आई थी, सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची गर्भवती है। इसका संज्ञान लेते हुए घर वालों से संपर्क किया गया और इसके बाद घर वालों की तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में रेप और पॉक्सो की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोतवाली भवाली में टीमें बनाई गई और तत्काल प्रभाव से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। दादी का ये कहना था कि कल मैं जब शाम को बच्ची आई तो मैंने अपनी बहू से कहा कि ये बहू जरा देख तो जरा इसको क्या हाल हो रहे हैं, इसके क्या है, तो इसका पेट क्यों फूला फूला है। तो वो कह रही है कि जब मैं उसको वहां अस्पताल दिखाने गई तो वो 6 महीने का उस पर गर्भधारण था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक घटना है। और जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति का जैसा सुनने में आ रहा है, इसका काम यही है कि हिंदू समाज की लड़कियों को टारगेट बनाते हुए उसके साथ ऐसा करना। ये चौथी घटना है उसके साथ, नाम बदल करके तो ये चौथी घटनाएं हैं। क्योंकि जो हमारा क्षेत्र भवाली नगर बहुत शांतिपूर्वक क्षेत्र है, लेकिन जो हमारा ये रेहड़ है, टेम्टोड़ा है, शामकीत है, पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर का। शामपुर के लक्कड़घाट की गली नंबर आपको बता दें 3 में पूर्ति विभाग की टीम ने गैस की कालाबाजारी का बड़ा पर्दाफाश किया है। टीम ने 5-10 नहीं बल्कि आपको बता दें 146 घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। 5 बिजली की मोटर चलित आपको बता दें रिफिलिंग किट, रिफिल करने वाली 15 बांसुरी और एक इलेक्ट्रिक तराजू भी बरामद किया गया है। पूर्ति निरीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने गैस की कालेबाजारी करने वाले अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी धरपकड़ को प्रयास तेज कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम पोर्टल पर ऋषिकेश स्थित लक्कड़घाट में गैस की कालाबाजारी की शिकायत की गई थी, जिस पर पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली और शिवमोहन भट्ट ने टीम के साथ लक्कड़घाट की गली नंबर 3 में एक निर्माणाधीन भवन पर छापा मारा है। बता दें टीम को देखते ही अज्ञात युवक उन्हें चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब भी रहे हैं। लेकिन टीम निर्माणाधीन भवन में दाखिल हुई तो अंदर घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडर का जाखिरा देख उनके होश उड़ गए। भवन में आपको बता दें 70 से ज्यादा व्यावसायिक और 12 घरेलू गैस सिलेंडर वहां पर मिले हैं, जबकि नजदीकी बता दें 2 लोडर वाहनों में 63 व्यावसायिक गैस सिलेंडर और बरामद हुए हैं। कुल 146 सिलेंडरों को जब्त कर टीम ने उन्हें ऋषिकेश की त्रिवेणी गैस एजेंसी के गोदाम में सुरक्षित रखवा दिया है, जबकि लोडर वाहनों को भी क्रेन के माध्यम से आईपीडीएल आपको बता दें कि पुलिस चौकी पहुंचाया गया है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने यह भी बताया है कि पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली की तहरीर पर मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। साथ ही गैस की कालाबाजारी का ये वह अड्डा पकड़ा गया है जो कभी भी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता था।
स्कीम हेल्पलाइन के माध्यम से हमें जो है शिकायत प्राप्त हुई कि ऋषिकेश के लक्कड़ घाट क्षेत्र में जो है गैस रिफिलिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो वहां हमने कल आकस्मिक रूप से छापेमारी कराई गई। छापेमारी में पाया कि वहां पर एक ऐसा मकान जिसकी छत नहीं है, उसके अंदर कुछ लोगों द्वारा जो है गैस सिलेंडर रखकर उसमें रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। रुद्रप्रयाग जिले के आपको बता दें विकास खंड अगस्त्य मुनि अंतर्गत ग्राम सिंदरवाड़ी में गुलदार के हमले से मृतक 5 वर्षीय बालक के पीड़ित परिजनों से जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया है। जिलाधिकारी ने ऐसी दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त भी किया है और कहा है कि परिवार को इस विषम परिस्थितियों में धैर्य एवं हौसला बनाए रखने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि संपूर्ण जिला प्रशासन इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है तथा हर संभव सहायता प्रदान भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास लाभ दिलाने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर गांव में ही सुरक्षित स्थान पर परिवार के विस्थापन की भी व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। बता दें उन्होंने ये भी बताया कि बालक की माता के बैंक खाते में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध भी कराई जाएगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लेकिन फिर भी जंगली जानवर का हमने देखा है कि इस सीजन काफी सारे अटैक्स हमारे को देखने को मिले। यह जो घटना है अब इसके लिए हम आगे क्या करने जा रहे हैं, आज भी पूरी फॉरेस्ट की टीम यहाँ पे मौजूद है और हमने देहरादून से भी जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं उनको भी यहाँ पे बुला लिया है। तो वो खुद यहाँ पे स्टेशन रहेंगे अगले 3 से 4 दिन। हमारी कोशिश रहेगी कि पहले लेपर्ड को हम लोग पिंजरे में यहाँ पे किसी तरह पकड़ लें। उसके लिए 3 पिंजरे वन विभाग की टीम ने आज ही यहाँ पे आके इंस्टॉल कर दिए हैं। साथ ही में 5 ट्रैप कैमराज, जिससे कोई भी अगर मूवमेंट होता है वाइल्ड एरिया में तो वो ट्रैप करने में हम लोग सक्षम होंगे। और ट्रैप कैमराज के साथ साथ में 5 और थोड़े हाईटेक कैमराज यहाँ पे लगाए गए हैं। उत्तरकाशी जिले में भारत चीन सीमा से सटे नेलांग और जादुंग गांव जो 1962 के बाद से वीरान पड़े थे, अब एक बार फिर आबाद होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार की आपको बता दें वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इन सीमावर्ती गांवों को नए सिरे से बसाने की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। पर्यटन विकास बोर्ड और जिला प्रशासन मिलकर इन क्षेत्रों को एक अनोखे पर्यटन हब और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना पर अब काम कर रहे हैं। परियोजना का आपको बता दें मकसद सीमावर्ती इलाकों में रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है, साथ ही स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर देना है और सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना भी है। यहाँ होम स्टे मॉडल के जरिए स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और खान पान को पर्यटकों से रूबरू कराया जाएगा। साथ ही पहले चरण में जादुंग गांव के 6 पुराने और जर्जर मकानों का पारंपरिक वास्तुकला के अनुसार आपको बता दें जीर्णोद्धार किया गया है। ये पहल न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि वीरान पड़े गांव में फिर से जीवन लौटाने का काम भी करेगी। वाइब्रेंट विलेज स्कीम में यूटीडीबी के सहयोग से और उन्हीं का एक प्लान है, डायरेक्शंस भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें उन्होंने रिव्यू भी करा है। जादोंग में हम लोग 14 बना रहे हैं होम स्टे। तो ये सब वो गांव है जो किसी समय पे 1960 वॉर में गैर आबाद हो गया था। तो उन्हीं लोगों की जमीन पे उनकी सहमति के उपरांत हम लोग होम स्टे बना रहे हैं पारंपरिक शैली में। ये होम स्टे में 8 पूर्ण होने की स्टेज पे हैं, जो ये जाड़े का मौसम समाप्त होते होते स्टेज पूरा उनका कंप्लीट हो जाएगा। 6 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन दे विल टेक टाइम, उनमें समय लगेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने उत्तराखंड सरकार द्वारा माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी के गठन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत शिक्षा में एक रूपता जरूरी है और धर्म या जाति से ऊपर उठकर सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार भी मिलना चाहिए।
शादाब शम्स ने मदरसा बोर्ड की डिग्री को मान्यता न मिलने पर चिंता जताते हुए ये भी कहा कि मान्यता के अभाव में मदरसा शिक्षा छात्रों के लिए बोझ बनती जा रही है। उन्होंने मॉडर्न मदरसा फ्रेमवर्क के तहत मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए, आपको बता दें, जरूरत पर जोर भी दिया है। बता दें, माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी का स्वागत किया है। उन्होंने सराहना करी है कि इस तरह के सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलेगी और उनका ये अधिकार भी रहेगा। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा, मदरसा डिग्री की मान्यता ना मिलने पर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है। मॉडर्न मदरसा फ्रेमवर्क पर उन्होंने जोर भी दिया। उनका यह बड़ा बयान भी सामने आया कि यूसीसी में शिक्षा की एक रूपता जरूरी है। साथ ही माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी का उन्होंने स्वागत किया है। सर्टिफिकेट वो पढ़ने लिखने के बावजूद भी उनके पासपोर्ट अनपढ़ लिखा जाता था, अब वो अनपढ़ नहीं लिखा जाएगा। अब वो उनको भी खुला आसमान मिलेगा, खुले पर मिलेंगे। अब वो हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और देश को ताकत देने का काम करेंगे। वो देश के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनेंगे। और हम सैन्य धाम भी हैं, तो सैन्य धाम होने की वजह से हमारे बच्चे राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होंगे और वो हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा तरह से पढ़ेंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि जब पॉजिटिव नोट के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरा मानना है बहुत शानदार एक्ट ये युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा लाया गया है, धामी सरकार द्वारा लाया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।